हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सपोज फैक्ट्री। पोर्नोग्राफी यानी जिनसी लज्जत फराहम करने वाली फिल्में दौरे हाजिर का एक बहुत बड़ा नसूर है। पोर्नोग्राफी की तहरीक बहुत पुरानी है, शायद इतनी पुरानी जितना इंसान खुद है। दुनिया की मुख्तलिफ कौमें तहरीक के मुख्तलिफ अदवार में अपने हरीफों को शिकस्त देने के लिए इस हरबे का इस्तेमाल करती नजर आई हैं। जहां इंसान ने जिद्दत की तरफ बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीखा, बहुत सारी नई इजादात की और दुनिया की शक्ल बदल कर रख दी। इसी तरह पोर्नोग्राफी ने भी बहुत सारी शक्लें बदली और आज ये हमारी उंगलियों की मामूली सी हरकत पर हमारे मोबाइल फोन की स्क्रीनों पर चलने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन हमारा आज का मौजू पोर्नोग्राफी नहीं है, बल्कि आज हम एक ऐसे नावल की दास्तान सुनाएंगे जो दुनिया की गलीज तरीन कहानी कहलाती है। आज से तकरीबन 200 साल पहले यानी कि 1786 ईस्वी में फ्रांस के एक मुसन्निफ मार्क्यूस दे सैडे ने दुनिया की सबसे फहाश और बदतरीन कहानी द 120 डेज ऑफ सडोम तहरीर की थी। इस शख्स ने अपने इस नावल के जरिए दुनिया को वो सोच फराहम की जो आगे चलकर मॉडर्न पोर्नोग्राफी की बुनियाद बनी। आज जो कुछ भी पोर्न फिल्मों में मौजूद है या जितनी इकसाम की फहाश फिल्में दुनिया में पाई जाती हैं, ये सब की सब इस नावल के गिर्द घूमती हैं। आखिर ऐसी क्या बात है इस नावल में जो आज भी ये नावल दुनिया भर में एक मुतनाज़ा तरीन हैसियत रखता है? ये जानने से पहले कुछ बात करते हैं इसके मुसन्निफ मार्क्यूस दे सैडे, जो 1740 ईस्वी के दौरान फ्रांस में पैदा हुआ। ये फ्रांस के एक आला और दौलतमंद खानदान से ताल्लुक रखता था। जब ये इब्तदाई उम्र में था, इसकी माँ और बाप ने इसको नौकरों के जिम्मे छोड़कर अपनी अपनी राह ले ली। इसके नौकरों ने इसकी कम सुनी का खूब नाजायज फायदा उठाया और इसकी जवानी तक बुरी तरह से जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते रहे। नौजवानी की उम्र में पहुंचने तक ये एक इंतहाई तशद्दुद पसंद और जिनसी मरीज बन चुका था। दौलत इसके पास बहुत ज्यादा थी, लिहाजा ये अपने घर में बहुत सी बाजारी औरतों को लेकर आता और इन पर वहशियाना तशद्दुद करता। अपनी इन्हीं स्याह करतूतों पर इसने कई मरतबा जेल की हवा भी खाई। जब ये कई सालों तक कैद खाने में बंद रहा और इसको इसकी जिनसी सरगर्मियां दुराने का मौका न मिल सका, तब इसने अपने दिमाग में भरी हुई गलाजत को सफ़ात पर मुंतकिल करना शुरू किया। जब इसने ये किताब लिखना शुरू की, तब वो बेस्टल के कैद खाने में मौजूद था। ये 1784 का दौर था जब फ्रांस में इंकलाब का नारा अरूज पर था। इसके पास इस किताब को लिखने के लिए सफ़ात भी मौजूद न थे, लिहाजा इसने कागज के बहुत से छोटे छोटे टुकड़ों को गोंद की मदद से एक लंबे रोल की सूरत में जोड़ा और इस पर कमोबेश 3 माह की मुद्दत में ये किताब लिख डाली। इसने ये किताब लिखकर अपनी कोटली के पोशीदा मुकाम पर छुपा दी। जब इसको इनकलाबियों की हिफाजत के पेश नजर एक दूसरे कैद खाने में मुंतकिल कर दिया गया, तो कुछ ही दिनों के बाद इनकलाबियों ने ब्रेस्टल के कैद खाने पर हमला कर दिया और इसकी ईंटें तक उखाड़ कर ले गए। ये अपनी मौत तक यही सोचता और समझता रहा कि इसकी लिखी हुई ये किताब ब्रेस्टल की तबाही के साथ गुमनामी के अंधेरों में गुम हो चुकी है, जो अब कभी भी मंजरे आम पर नहीं आएगी। लेकिन इंतहाई पुरसरार तौर पर एक आदमी ने इस ब्रेस्टल की तबाही से सिर्फ 2 दिन पहले काल कोटली से ये किताब चुरा ली थी, जिसके बाद ये किताब 1.25 सदी तक कहाँ महफूज रही, ये बात कोई नहीं जानता। 1904 ईस्वी में बरतानिया के एक नामालूम पब्लिशर की जानिब से इस किताब को शाया कर दिया गया। अपनी अशात के बाद से ही ये किताब बहुत तनाज़ात का शिकार रही। मुख्तलिफ हुकूमतों ने इसके पढ़ने और छपने पर पाबंदी आयद कर दी, जिसकी वजह इस किताब में शाया इंतहाई फहाश और वहशियाना रवैया था, जो अवामुन नास की ज़हनी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र साबित हो सकते थे। इन तमाम अवामिल के बावजूद स्पेनिश, जर्मन, रशियन और जापानीज समेत और कई ज़बानों में इसके तर्जमे किए गए और ये काफी मकबूल और मुनाफा बख्श किताब साबित हुई। इस नावल की कहानी 4 इंतहाई अमीर और बिगड़े हुए रईसों के गिर्द घूमती है, जिनके पास बेपनाह दौलत तो होती है, लेकिन ये दौलत इनको सुकून नहीं दे पाती। ये महंगी से महंगी बाजारी औरतों के साथ हम बिस्तरी करते, मगर इनको तस्कीन नहीं मिलती। तब ये चारों अफराद अपने अंदर छुपी वहशियाना जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए एक मंसूबा बनाते हैं। इस काम के लिए ये लोग फ्रांस की सरहदों से बाहर एक महल का इंतखाब करते हैं जो जंगलों और वीरानों के दरमियान वाक़या होता है। अब ये 12 से 15 साल की खूबसूरत नौजवान लड़के और लड़कियों को अगवा करके इस महल में लेकर आते हैं और इसके अलावा 4 इंतहाई तजर्बाकार बाजारी औरतें पैसे देकर भी यहाँ लाई जाती हैं, जिनका काम इन रईसों को अपने तजर्बात और अपनी जिंदगी में होने वाली गैर मामूली जिनसी वाक़यात के मुतालिक मालूमात देना होती है। कुछ मजबूत जिस्म के मालिक मर्द भी यहाँ लाए जाते हैं, जिनका काम नौजवान लड़के और लड़कियों का जिनसी इस्तेसाल करना होता है। इसके अलावा इन चारों अमीर आदमियों की अपनी बेटियां भी इस महल में मौजूद रहती हैं, जो पिछले कई सालों से इनके जिनसी तशद्दुद का निशाना बनती चली आई हैं। ये सब लोग इस महल में 120 दिन गुजारते हैं, जहां इनके
के दरमियान इंतहाई वहशियाना और गैर फितरी जिनसी मनाजिर कलमबंद किए जाते हैं। इस किताब में इंसान के बदतरीन रवैये और इसकी सियातरीन सोच की रूनुमाई की गई है। इसी वजह से इस किताब और इसके मुसन्निफ को सैडिज्म के बानी करार दिया जाता है। ये एक ऐसा जज्बा है जिसमें एक इंसान किसी दूसरे इंसान को तकलीफ देकर तस्कीन हासिल करता है। इसीलिए आज इस किताब को अबाश लोगों के स्कूल का नाम दिया जाता है। यूं तो पोर्नोग्राफी दुनिया की कदीम तरीन सनतों में से एक है, लेकिन इस किताब की इशाअत के बाद इसमें एक इनकलाबी तब्दीली रूनुमा हुई है। बाद मुफस्सरीन का कहना है कि इस किताब की इशाअत और फैलाव में यहूदी लॉबी का इंतहाई अहम किरदार है, क्योंकि इस किताब के शाया होने के फौरन बाद पोर्नोग्राफी एक नए और मुख्तलिफ रूप में सामने आई है, जिसमें इश्तियाल और तशद्दुद जैसे अनासर इंतहाई मकबूल हुए हैं। और ये वही टर्निंग पॉइंट है जिसने इस सनत पर यहूदी सरमायादारों की मुकम्मल अजारादारी कायम कर दी। लिहाजा आज अगर पोर्न फिल्मों की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के मालकान का जायजा लिया जाए तो इनमें से अक्सरियत का ताल्लुक यहूदियों में से ही निकलेगा। 120 डेज ऑफ सडोम की इस किताब में फ्रांस में एक फिल्म भी बन चुकी है। ये फिल्म इस किताब की जितनी पुरतशद्दुद तो नहीं, लेकिन इस पर भी अपने रिलीज के वक्त से ही दुनिया भर में पाबंदी आयद है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।